वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान यानी राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 3 से 5 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, क्योंकि हमारा यह वीडियो MCQ'd बेस्ड है और जिससे आपको एग्जाम का अनुभव भी होगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। खानवा का प्रसिद्ध युद्ध जो कि 1527 ईस्वी में मेवाड़ के राणा सांगा और किसके मध्य लड़ा गया था? तो दोस्तों, यह लड़ा गया था बाबर के बीच में, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे हमारे द्वारा जो स्पष्टीकरण लाया गया है दोस्तों, यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह स्पष्टीकरण से आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न लड़ने वाले हैं, इसलिए इस स्पष्टीकरण को आप ध्यान से सुनेंगे और हो सके तो वीडियो पॉज कर करके आप सभी स्पष्टीकरण को देख भी लेंगे या खुद से पढ़ लेंगे। खानवा का युद्ध जो कि 17 मार्च 1527 को भरतपुर जिले की रूपवास तहसील के निकट खानवा नामक स्थान पर मेवाड़ राणा सांगा और मुगल संस्थापक बाबर के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने तुलुगमा युद्ध पद्धति का और तोपखाने का प्रयोग किया था। ये आपको याद रखना है, कौन सा पद्धति का यूज किया गया था? तुलुगमा युद्ध पद्धति और तोपखाने का प्रयोग किया गया था। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई और इसी के साथ भारत में मुगल साम्राज्य का नींव मजबूत हुआ था। ये भी आपको याद रखना है और यह युद्ध भरतपुर के समीप लड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी को वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है? वन की आशा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो यह नदी है बनास नदी। दोस्तों, यह क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ स्पष्टीकरण में देखेंगे, बनास नदी को वन की आशा या वर्णाशा भी कहा जाता है। यह पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम राजसमंद जिले में खमनौर की पहाड़ियों से होता है और यह चंबल नदी में मिल जाती है। इसका जलग्रहण क्षेत्र राज्य में सबसे बड़ा होता है। यहाँ स्पष्टीकरण में अगला क्वेश्चन है हमारा स्पष्टीकरण। दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए स्पष्टीकरण को आप खुद से भी पढ़ेंगे या हमारे द्वारा बताया जा रहा है तो इसे आप 2 से 3 बार जरूर सुन लें ताकि आपको याद हो जाए। प्रसिद्ध लोक नाटक गवरी जो एक प्रकार का नृत्य नाटिका है, मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो यह भील जनजाति द्वारा किया जाता है। यहाँ स्पष्टीकरण में देखेंगे, गवरी जिसे राय नृत्य भी कहते हैं, ये आपको याद रखना, गवरी को राय नृत्य भी कहा जाता है। मेवाड़ क्षेत्र में भीलों का एक प्रसिद्ध धार्मिक लोक नाटक है। यह रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होकर लगभग 40 दिनों तक चलता है। ये आपको याद रखना है, रक्षाबंधन के दूसरे दिन से चलता है ये 40 दिन तक। यह शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है और इसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। ये भी आपको याद रखना है, इसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं गवरी नृत्य में। हमारा अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था 23 अप्रैल 1994 में। यहाँ स्पष्टीकरण में देखेंगे, भारत में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसी की अनुपालना में राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 पारित किया गया, जो 23 अप्रैल 1994 से पूरे राज्य में लागू हुआ। इसके तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती किया गया। ये आपको याद रखना है, इसके तहत तो 73वें संविधान संशोधन के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता जिसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका स्थानीय नाम है धूलकोट। यहाँ पे स्पष्टीकरण में देखेंगे, उदयपुर के पास आयड़ यानी बेड़च नदी के किनारे स्थित आहड़ सभ्यता एक ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता थी। यहाँ तांबा गलाने और उपकरण बनाने का बड़ा केंद्र होने के कारण इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता
जाता है। स्थानीय लोग इसे धूलकोटा यानी अर्थात मिट्टी का टीला के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बातें भी है। हमारा अगला प्रश्न है, अजरख प्रिंट हस्तकला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है बाड़मेर। यहाँ पे स्पष्टीकरण में देखेंगे, अजरख प्रिंट बाड़मेर की एक प्रसिद्ध वस्त्र छपाई कला है। इसकी मुख्य विशेषता कपड़े के दोनों ओर छपाई करना है। इसमें मुख्य रूप से नीले और लाल रंगों का प्रयोग होता है और इसमें ज्यामिति आकृति का बाहुल्य होता है। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, ताल छापर वन अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह ताल छापर वन अभयारण्य जो है कृष्ण मृग यानी काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे स्पष्टीकरण में देखेंगे, चूरू जिले में स्थित ताल छापर अभयारण्य काले हिरणों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ ये आपको याद रखना है चूरू जिला का नाम, क्योंकि यही आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ताल छापर अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो चूरू जिला में। यह प्रवासी पक्षी कुर्जा यानी डोमिसेन क्रेन की शरणार्थी थली के रूप में भी जाना जाता है। इस अभयारण्य में मोथिया नामक नरम घास पाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है, मोथिया नामक नरम घास भी पाई जाती है जो काले हिरणों का प्रिय भोजन भी है। हमारा अगला प्रश्न है, गागरोन का किला जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, किस प्रकार के दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो यह है जल दुर्ग का। यहाँ स्पष्टीकरण में देखेंगे, झालावाड़ में स्थित गगरोन का किला आहू काली सिंध नदियों में के संगम पर बना है, जिस कारण यह एक उत्कृष्ट जल दुर्ग है। यह राजस्थान का एकमात्र किला है जो बिना नींव के सीधे चट्टानों पर खड़ा है। यह अपनी सांसरिक स्थिति और शौर्यपूर्ण इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत ग्रंथों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो यह कलानिधि शामिल नहीं है। बाकी जो तीनों हैं, संगीत राज, संगीत मीमांसा और सुंड प्रबंधक, ये तीनों शामिल है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित किया गया है। हमारा जो स्पष्टीकरण है इसमें आप स्पष्ट रूप से देख लेंगे, महाराणा कुंभा एक महान योद्धा होने के साथ साथ संगीत और स्थापत्य के महान संरक्षक थे। उन्होंने संगीत राज, संगीत मीमांसा और सुंड प्रबंधक जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों की रचना की। कलानिधि ग्रंथ की रचना कुंभा के शिल्पी मंडल के पुत्र गोविंद ने की थी। ये आपको याद रखना है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कलानिधि ग्रंथ की रचना कुंभा के शिल्प मंडल के पुत्र गोविंद ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, कजली तीज जिसे बड़ी तीज या सातुड़ी तीज भी कहते हैं, पर्व का धूमधाम से मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है बूंदी में। यहाँ पे आप देखेंगे स्पष्टीकरण में, कजली तीज का त्यौहार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। बूंदी की कजली तीज का मेला और सावरी विश्व प्रसिद्ध है, जबकि छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया जयपुर की प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों यह भी क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यही सारे क्वेश्चन बनते भी हैं, इसलिए स्पष्टीकरण को आपको ध्यान से पढ़कर जाना है। हमारा अगला प्रश्न है, उदयपुर के पास स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है सीसा जस्ता के लिए। यहाँ स्पष्टीकरण में आप देखेंगे, उदयपुर की जावर खाने सीसा और जस्ता के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ से सह उत्पाद के रूप में चांदी भी निकलती है। माना जाता है कि इन खानों की खोज मेवाड़ के राणा लाखा के शासनकाल में हुई थी, जिससे राज्य की
आर्थिक समृद्धि बहुत बढ़ गई थी। हमारा अगला प्रश्न, प्रसिद्ध साहित्यिक कृति वेली कृष्णन रुक्मणी के रचयिता कौन है? तो यह है पृथ्वीराज राठौर जी। यहाँ स्पष्टीकरण में आप देखेंगे वेली कृष्णन रुक्मणी की रचना बीकानेर के राजकुमार और अकबर के दरबारी कवि पृथ्वीराज राठौर ने की थी। यह डिंगल भाषा की एक उत्कृष्ट कृति है। प्रसिद्ध साहित्यकार दुर्सा आढ़ा ने इस ग्रंथ को पंचवा वेद और 19वां पुराण भी कहा। ये आपको याद रखना, 5वां वेद और 19वां पुराण किन्होंने कहा है? तो यह कहा गया था डिंगल भाषा में, ठीक। और वेली कृष्णन रुक्मणी की रचना के अनुसार यह कहा गया है, ठीक। ये आपको याद रखना है क्योंकि यह 5वां वेद और 19वां पुराण कहा जा रहा है, इसीलिए। हमारा अगला प्रश्न है, नीमू चाना हत्याकांड 1925 ईस्वी में जिसे महात्मा गांधी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी, किस रियासत में हुआ था? तो यह हुआ था अलवर में। यहाँ स्पष्टीकरण में आप देखेंगे 14 मई 1925 को अलवर रियासत के नीमू चाना गांव में किसान बड़ी हुई लगान दरों के विरोध में सभा कर रहे थे। रियासती सेना ने इस सभा पर अंधाधुंध गोलियां चलाई जिसमें सैकड़ों किसान मारे गए। इस घटना की भयावहता के कारण गांधी जी ने इसे जालियांवाला बाग हत्याकांड से भी भीष्म बताते हुए दोहरी डायरशाही कहा। ये आपको बात याद रखना है। दोहरी डायरशाही किसे को कहा जाता है? तो 14 मई 1925 को अलवर रियासत में नीमूचाना गांव में किसान जो सभा कर रहे थे उसमें जब गोलियां चलाया गया, इस कारण इसको दोहरी डायरशाही कहा गया, यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड से भी भीषण बताया गया था इसे। हमारा अगला प्रश्न है, जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किस लोक देवता की फड़ के वाचन के समय किया जाता है? तो वह लोक देवता हैं देव नारायण जी। यहाँ स्पष्टीकरण में देखेंगे जंतर बीना के जैसा एक तंत्र वाद्य यंत्र है जिसे गले में लटकाकर बजाया जाता है। इसका प्रयोग गुज्जर जाति के भोपे भगवान देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय करते हैं। देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है, ये भी आपको याद रखना है और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। देवनारायण जी के फड़ राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में के मुख्य सचिव भूमिका होती है? तो यह होता है उपरोक्त सभी का। किसका? मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में, कैबिनेट सचिव के रूप में, राज्य के लोक सेवकों के प्रमुख के रूप में, यानी सभी के रूप में। यहाँ पे स्पष्टीकरण में देखेंगे मुख्य सचिव राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। वह मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार, राजस्व मंत्रिमंडल के सचिव और राज्य की समस्त सिविल सेवाओं के मुखिया के रूप में कार्य करता है। उसकी भूमिका बहुआयामी और अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। हमारा अगला प्रश्न है, बागड़ क्षेत्र में निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था संत मावजी के द्वारा। यहाँ पे स्पष्टीकरण में देखेंगे संत मावजी का जन्म डूंगरपुर के साबला गांव में हुआ था। उन्होंने बेनेश्वर धाम की स्थापना की और निष्कलंक संप्रदाय चलाए। ये आपको याद रखना है। बेनेश्वर धाम की स्थापना किसने किया था? तो संत मावजी ने किया था और उनके अनुयायी उन्हें विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार मानते हैं। ये आपको याद रखना है और यह तो 100% आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। इसलिए इसको 10वां अवतार किसे माना गया है वहाँ पे? तो संत मावजी को माना गया है। उनके द्वारा लिखे गए उपदेश चौपड़ा कहलाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर और पश्चिमी बीकानेर क्षेत्र को किस कोड द्वारा दर्शाया जाता है? तो यह दर्शाया जाता है BWHW। यहाँ पे स्पष्टीकरण में देखेंगे BWHW कोड उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थल जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें B का अर्थ है शुष्क जलवायु, W का
का मरुस्थल होता है। एच का गर्म यानी औसत वार्षिक तापमान जो कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। और डब्लू का शीत ऋतु शुष्क होना है। यह वर्गीकरण जैसलमेर, पश्चिम बीकानेर, पश्चिमी बाड़मेर और गंगानगर के दक्षिण भाग पर लागू होता है। ये आपको याद रखना है। यह उष्णकटिबंधीय शुष्क का कोड है। हमारा अगला प्रश्न है, चोकला जिसे भारत की मेरिनो भी कहा जाता है, किसकी नस्ल है? तो यह भेड़ की नस्ल है। यहाँ स्पष्टीकरण में देखेंगे, चोकला भेड़ की एक नस्ल है जो मुख्य रूप से राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र, चूरू, सीकर, झुंझुनू में पाई जाती है। इसकी ऊन बहुत उत्तम गुणवत्ता की होती है, जिस कारण इसे भारतीय मेरिनो भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना, भारतीय मेरिनो को चोकला भेड़ भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है प्रतापगढ़ में। यहाँ स्पष्टीकरण में देखेंगे, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ जिले में माही की सहायक नदी जाखम पर स्थित है। इस परियोजना के तहत बनाया गया जाखम बांध 81 मीटर ऊंचा है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। यह बात आपको याद रखना है, यह 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और इसे वेरी इंपॉर्टेंट बनाकर नोट्स में रख लेंगे। यह परियोजना विशेष रूप से क्षेत्र की जनजातीय आबादी को सिंचाई और पेयजल की सुविधा प्रदान करती है। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो यह बूंदी में स्थित है। बूंदी में स्थित इस भव्य छतरी का निर्माण 1683 ईस्वी में बूंदी के शासक राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने अपनी धाई भाई देवा की स्मृति में करवाया था। ये आपको याद रखना है। 84 किलो का ये है, मंजिला है, स्तंभों का ये बना हुआ है। यह 3 मंजिला छतरी 84 स्तंभों पर टिकी है और अपनी उत्कृष्ट नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। यह 100% आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। इसको वेरी इंपॉर्टेंट बना लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो यह थे ID दुहा। यहाँ पे स्पष्टीकरण में देखेंगे, राजस्थान में प्रशासनिक सुधारों के तहत राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 पारित किया गया। इसके अंतर्गत न्यायमूर्ति ID दुहा यानी इंद्रदेव दुहा को राजस्थान का प्रथम लोकायुक्त नियुक्त किया गया था। यह बात आपको याद रखना है। प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो ID दुहा थे। इनका पूरा नाम था इंद्रदेव दुहा। हमारा अगला प्रश्न है, अपने अथक प्रयासों से बूंदी क्षेत्र में रेलवे लाइन लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, जिस कारण उन्हें रेल बाबा के नाम से जाना जाता है? तो वह थे किशन लाल सोनी। यहाँ पे स्पष्टीकरण में देखेंगे, बूंदी के निवासी किशन लाल सोनी ने अपने जीवन काल में बूंदी जैसे पिछड़े क्षेत्र में रेल लाने के लिए एक लंबा और अथक संघर्ष किया। उनके इन्हीं प्रयासों के कारण लोग उन्हें स्नेह और सम्मान से रेल बाबा कहते हैं। रेल बाबा याद रखना है, किनको कहा जाता है? तो किशन लाल सोनी को कहा जाता है। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के किन जिलों में भूजल में फ्लोराइड की अधिकता के कारण कुब्बड़ पट्टी पाई जाती है? तो यह होता है नागौर, अजमेर में। यहाँ स्पष्टीकरण में देखेंगे, नागौर और अजमेर जिलों के बीच के क्षेत्र में भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक है। इस पानी के सेवन से लोगों को फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है, जिससे हड्डियां कमजोर और टेढ़ी हो जाती है और पीठ में कुब्बड़ निकल आता है। इसी कारण इस क्षेत्र को कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी कहा जाता है। ये आपको याद रखना कि इस क्षेत्र को कुब्बड़ पट्टी और बांका पट्टी कहते हैं। तो नागौर और अजमेर जिलों में के आसपास के क्षेत्रों को। हमारा अगला प्रश्न है, क्रांतिकारियों को संगठित करने के उद्देश्य से 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? तो वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारहट के द्वारा किया गया था। यहाँ पे स्पष्टीकरण में देखेंगे, वीर भारत सभा एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था, जिसकी स्थापना प्रसिद्ध क्रांतिकारी और कवि केसरी सिंह बारहट ने की थी। इसका उद्देश्य राजस्थान की सभी रियासतों में सशस्त्र क्रांति के लिए युवाओं को तैयार करना और उन्हें संगठित
करना था। यहाँ पे आप अगला प्रश्न में देखेंगे स्पष्टीकरण के साथ। और यह वीडियो का आखिरी प्रश्न है, जोधपुर में प्रसिद्ध बादला क्या है? तो यह स्थित है जस्ते से बना पानी का पात्र। यहाँ स्पष्टीकरण में देखेंगे और यह इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। और स्पष्टीकरण इसका आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि यह जस्ते से रिलेटेड है। बादला जस्ते से बना एक पानी का बर्तन होता है जिसके ऊपर कपड़े या चमड़े का आवरण चढ़ा होता है। जस्ता धातु बाहरी गीले कपड़े के कारण वाष्पीकरण की प्रक्रिया में से इसके अंदर रखा पानी लंबे समय तक ठंडा रहता है। यह जोधपुर का एक प्रसिद्ध हस्तशिल्प उत्पाद है, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। इसमें हमारे द्वारा 25 क्वेश्चन बताए गए जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 3 से 5 मार्क्स तक पूछे जाने की भी संभावना है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।